वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर 6 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो इससे पहले वीडियो हमने इस चैप्टर को शुरू किया था और अब ये इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट है जिसमें हमें पढ़ना है पहली लाइफ प्रोसेस के बारे में जिसका नाम है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन से आप क्या समझते हो? ऑब्वियसली फूड, हम जो खाते हैं, है ना। तो उसके बारे में ही हमें पढ़ना है। तो देखो, जब हम वॉक करते हैं या साइकिल राइड करते हैं तो हम क्या करते हैं? एनर्जी यूज करते हैं अपनी बॉडी की। ऑब्वियसली एनर्जी यूज होती है। इवन व्हेन वी आर नॉट डूइंग एनी एपरेंट एक्टिविटी, हम बैठे हैं आराम से, जैसे मैं मतलब अभी तो मैं बोल रहा हूँ और मैं बैठा हूँ चुपचाप, तो एनर्जी इज नीडेड टू मेंटेन अ स्टेट ऑफ ऑर्डर इन अवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रही है कंटिन्यूसली, जो बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है, वो भी क्या कर रही है? एनर्जी को यूज कर रही है। तो मतलब हमारी बॉडी में अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तब भी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है। वी ऑल्सो नीड मटीरियल फ्रॉम आउटसाइड इन ऑर्डर टू ग्रो। अब भाई हमें मटीरियल चाहिए ना बाहर से, ग्रो करने के लिए, डेवलप करने के लिए, सिंथेसाइज करने के लिए प्रोटीन्स को एंड अदर सब्सटेंसेस नीडेड इन द बॉडी। बॉडी में जो भी जरूरत है हम बाहर से लेते हैं। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल इज द फूड वी ईट। तो जो हम खाना खाते हैं वही ये चीज है ना, सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मटीरियल। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आता है? हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड। तो लिविंग थिंग्स अपना खाना कैसे लेते हैं? द जनरल रिक्वायरमेंट फॉर एनर्जी एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। तो जो जनरल रिक्वायरमेंट है एनर्जी और मटेरियल की वो तो कॉमन है ऑल ऑर्गेनिज्म में, मतलब बट इट इज फुलफिल इन डिफरेंट वे। जैसे कॉमन क्या है कि भाई कार्बोहाइड्रेट मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, मतलब फूड चाहिए। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटीरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्स। ये प्लांट की बात हो रही है। प्लांट क्या करता है? सिंपल मतलब वो क्या करता है? ऑब्टेन करता है इनऑर्गेनिक सोर्सेज को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये प्लांट क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर लेता है, फिर फोटोसिंथेसिस करके उससे क्या कर देता है? अपना फूड बना देता है, मतलब ग्लूकोज बना देता है। These molecules, the autotrophs, including green plants and some bacteria. तो ये ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें ग्रीन प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। अदर ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। तो हम लोग क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को लेते हैं। लाइक हम बाहर से खाना खाते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी में। These complex substances has to be broken down into simpler ones before they used for keep up and growth of the body. तो क्या बोला उसने? These complex substances has to be broken down. जो हम खाना खा रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, वो ब्रेक होना चाहिए बॉडी के अंदर, और ब्रेक होगा तभी क्या होगा? वो यूज होगा, और यूज होने के बाद क्या होगा? वो बॉडी में यूटिलाइज होगा, जिससे ग्रोथ मिलेगी और एनर्जी मिलेगी। टू अचीव दिस ऑर्गेनिज्म यूज बायो कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम। तो जो हम कॉम्प्लेक्स खाना खा रहे हैं उसको हमें सिंपलर फॉर्म में तोड़ना है अपनी बॉडी के अंदर, और उसके लिए हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट होता है? एंजाइम्स, जिन्हें बायो कैटलिस्ट भी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा फटाफट समझ लेते हैं। देखो, केमिस्ट्री में अगर आप कैटलिस्ट की बात करोगे तो कैटलिस्ट क्या होता है? जैसे ये ए से बी एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई भी कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ, अभी मैं कैटलिस्ट को समझाने के लिए ये बोल रहा हूँ, कोई भी कैटलिस्ट नहीं यूज हुआ, तो ये रिएक्शन ले रही है 10 घंटे पूरा होने में, ए से बी बनने में, ठीक है। अब फिर सेम रिएक्शन मैंने कराई और यहाँ पे कैटलिस्ट मैंने डाल दिया, तो कैटलिस्ट क्या करेगा? ये जो 10 घंटे की रिएक्शन होती है इसको 1 घंटे में कर देगा। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? ऐसे केमिकल्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, मतलब जो रेट है ना, स्पीड है रिएक्शन की, उसको क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। इसलिए कैटलिस्ट क्या करते हैं? स्पीड को बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो बायो कैटलिस्ट की, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो कैटलिस्ट हैं, ऐसे केमिकल जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, उन्हें बोलते हैं एंजाइम्स। तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स का क्या काम होता है? डाइजेशन में हेल्प करना, इसके अलावा बहुत सारी रिएक्शंस की स्पीड को क्या करना? बूस्ट अप करना, फास्ट करना। दस द हेट्रोट्रॉफ्स सर्वाइवल डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो हेट्रोट्रॉफ्स किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑटोट्रॉफ्स पे। डायरेक्टली कैसे? जैसे मान लो कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे हिरन ले लो, ठीक है। हिरन क्या है? डायरेक्टली किस पे डिपेंड है? ऑटोट्रॉफ्स पे, क्योंकि वो क्या खाता है? घास वगैरह खाता है, प्लांट खाता है। और शेर इनडायरेक्टली डिपेंड है किस पे? प्लांट्स पे। क्यों? क्योंकि शेर जो है डायरेक्टली तो पत्ते खाएगा नहीं, पेड़ पौधे खाएगा नहीं, वो किसे खाएगा? हिरन को खाएगा, और हिरन खा रहा है पेड़ पौधों को, तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड है। शेर, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड एनिमल्स एंड फंगाई। और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में क्या आ जाते हैं? एनिमल्स और फंगस आ जाते हैं। तो हम भी क्या हैं? हेटरोट्रॉफ्स हैं। अब ये बायो कैटलिस्ट का एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। देखो, सलाइवा है, सलाइवा हमारे माउथ में रिलीज होता है, ठीक है। सलाइवा के अंदर एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम है सलिवरी अमाइलेज, ये लिखा है सलिवरी अमाइलेज, ठीक है। अब हमने ना रोटी खाई, रोटी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्टार्च प्रेजेंट होता है। तो स्टार्च इज अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म, फूड की ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म है।
ठीक है। तो इसको ब्रेक होना जरूरी है, ये हमने देखा है। इसको ब्रेक करने के लिए क्या है, एंजाइम जरूरी है। यहाँ पे एंजाइम कौन सा है, सैलिवरी अमाइलेज। ये क्या करेगा, स्टार्च को ब्रेक कर देगा माल्टोज में, ठीक है, माल्टोज में ब्रेक कर दिया। अभी जो माल्टोज है इसको ब्रेक करने के लिए एक और एंजाइम आएगा माल्टेज, जो कि इंटेस्टाइन से रिलीज होता है, और फिर यह करता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बना देता है, और फिर यही ग्लूकोज क्या होता है, एज ए एनर्जी यूज होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो ये ग्लूकोज क्या है, बहुत ही सिंपल फॉर्म हो गई ना, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ये सिंपल फॉर्म है। तो इसको ब्रेक करना जरूरी है बाय द हेल्प ऑफ बायोकैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। तो ऑटोट्रॉफिक ऑब्वियसली प्लांट करते हैं ना। कार्बन एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर ऑटोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म आर फुलफिल बाय फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन या एनर्जी की रिक्वायरमेंट प्लांट या ऑटोट्रॉफ्स में कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस की मदद से। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑटोट्रॉफ क्या करते हैं, टेक्स इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड, ये बाहर से कुछ सब्सटेंसेस को लेते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं इन द स्टोरेज फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे सिंपल सा क्या है, प्लांट क्या कर रहा है, मटेरियल ले रहा है बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को, फिर उसे कन्वर्ट कर रहा है किसमें, कार्बोहाइड्रेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, जिसको फोटोसिंथेसिस शॉर्ट टर्म में बोलते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर यूटिलाइज फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द प्लांट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। वी विल स्टडी हाउ दिस टेक प्लेस इन द नेक्स्ट सेक्शन, हम देखेंगे इसको कैसे होता है फोटोसिंथेसिस। द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अब देखो फोटोसिंथेसिस की मदद से क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट्स बन गया। अभी कार्बोहाइड्रेट्स अभी इमीडिएटली प्लांट में यूज नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, स्टार्च में। तो स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट आया बाहर से खाने से, अब ये हम यूज नहीं कर रहे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ग्लाइकोजन क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, ठीक है। स्टार्च क्या है, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, और ग्लाइकोजन है स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स, ठीक है, ओके। विच सर्व्स एज द इंटरनल एनर्जी रिजर्व टू बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बाय द प्लांट। तो प्लांट इसको स्टोर कर देगा स्टार्च की फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को, और जब जरूरत होगी यूज करेगा। एज समवट सिमिलर सिचुएशन इज सीन इन अस, हमें भी यही चीज होती है, वेयर सम ऑफ द एनर्जी डिराइव फ्रॉम फूड, जो एनर्जी हमने खाने से ली है वो किसमें स्टोर हो जाती है हमारी बॉडी में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ठीक है। मसल्स और लीवर में ये स्टोर हो जाती है, ठीक। अब देखो ये हमने पढ़ लिया कि अच्छा ये होता है कि प्लांट क्या करता है, बाहर से ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को लेता है, फिर फोटोसिंथेसिस करता है, ये सारी चीजें करता है। बट अब अभी हमें समझना है कि एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअल में कैसे होता है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे समझाने के लिए यहाँ पे मैंने कुछ रिएक्शंस लिखी हैं, थोड़ा डिटेल में हो जाएगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे ना आपको, यार नहीं तो समझ में नहीं आता कि ये क्या कैसे कन्वर्जन हुआ। देखो सबसे पहले तो ये रिएक्शन है 6CO2 + 12H2 इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, इट्स फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6, 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बनेंगे और 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। अब कैसे होगा ये, यहाँ पे क्या हुआ, let us now see what actually happened during the process of photosynthesis. The following events occur during this process. पहला क्या हुआ, absorption of light energy by chlorophyll. सबसे पहले जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं प्लांट के वो क्या करेंगे, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। फिर क्या होगा, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, जो लाइट एनर्जी हो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइट पड़ने से क्या होता है, जो वाटर होता है H2O वो स्प्लिट हो जाता है, स्प्लिट का मतलब वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। इसको एक वर्ड में बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि वाटर का स्प्लिट हो जाना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट पड़ी वाटर स्प्लिट हो गया हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और तीसरा क्या है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। अब ये सारी चीजें हमें यहां पे समझनी है, इधर ऊपर को, ठीक है। यहां पे देखो क्या हुआ, यहां पे सबसे पहला स्टेप फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर का फोटोलाइसिस हुआ मतलब वाटर का ब्रेक डाउन हो गया। अब ये देखो 12H2O, यहाँ पे कितने हैं, 12H2O लिए थे। 12H2O पे जब लाइट पड़ेगी तो क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ये हो जाएगा किसमें, H+ आयन में, 24H+ आयन, 24 इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो ये फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हो गया। अब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के आगे मैंने लिखा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब ये थोड़ा समझने वाली बात है। ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है सिंपल टर्म में रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो H2O जो है उसमें से हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिमूव हो गया, हाइड्रोजन जो है हट गया।
तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो फोटोलाइसिस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, सिंपल, ये हो गया पॉइंट पहला। ठीक है, और ये जो सिक्स मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बने वो ये रहे यहाँ पे। ठीक है, ये बन गया यहाँ पे, और ये बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है मतलब इसको हम लेते हैं, एटमॉस्फेयर में आ जाता है ना। ये पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑक्सीजन है, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो ऑक्सीजन है कहाँ से आई है, कार्बन डाइऑक्साइड से आई है, बट एक्चुअली ये कहाँ से आती है, वाटर की स्प्लिटिंग से आती है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 12H2O में ऑक्सीडेशन हो गया और ये 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जो है यहाँ पे क्रिएट हो गए। ठीक है, इतना हो गया। अब उसके बाद क्या है, रिडक्शन ऑफ CO2। CO2 का रिडक्शन, देखो अगर मैं बोल रहा हूं CO2 का रिडक्शन हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। जैसे यहाँ पे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन कहला रहा था, तो यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या कहलाता है, रिडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 6 CO2 लिया, ये था 6 CO2। ठीक है, 6 CO2 पे क्या होगा, 12 हाइड्रोजन आयंस जो है वो ऐड होंगे, इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे। ठीक है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, H+ आयन ऐड हो रहा है। ठीक है, किस पे, CO2 के साथ, जिससे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। तो ये देखो 6 CO2 मैंने लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रिडक्शन, और यहाँ पे क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो एक सिंपल बात क्या है कि ये जो ऑक्सीजन बनी, ये कैसे बनी, वाटर के ऑक्सीडेशन से, मतलब वाटर के ब्रेकडाउन, स्प्लिटिंग वगैरह से, फोटोलाइसिस से बनी है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है उससे बनी है। ठीक है, और जो हमारा ये वाला है, ये वाला प्रोसेस, इसमें क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर के क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट। तो ये वाली लाइन है देखो, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो इस तरीके से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और थर्ड आता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। तो वाटर इज प्रोड्यूस, ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये वाला जो बच गया, वाटर इज प्रोड्यूस फ्रॉम द ऑक्सीजन एटम इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन से जब हाइड्रोजन मिलती है तब बनता है यहाँ पे वाटर। इस लास्ट स्टेप पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है और इतनी रिक्वायरमेंट है भी नहीं हमें। तो ये चीजें हमें समझनी थी, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, दीज स्टेप्स, ये जो 3 स्टेप्स है, नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। ऐसा जरूरी नहीं है ये एक के बाद एक होंगे इमीडिएटली। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेजर्ट प्लांट्स है, टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट विच इज एक्ट अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो क्या होगा, डेजर्ट प्लांट्स में क्या हो रहा है कि प्लांट क्या करता है, रात को CO2 ले लेता है, फिर रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, एक इंटरमीडिएट बना देता है। ठीक है, इंटरमीडिएट मतलब रिएक्शन का एक बीच का पार्ट बना देता है। फिर क्या होगा, डे टाइम आएगा, ये नाइट है। ठीक है, ये नाइट है, डे टाइम आएगा, सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट पड़ने के बाद ये जो रिएक्शन है स्टार्ट हो जाएगी दोबारा। ठीक है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो बनेगा। तो ये ऐसा नहीं बना एक के बाद एक हुआ, नाइट में ये चीज बन गई, फिर दिन का इंतजार हुआ, दिन में फिर आगे की प्रोसेस हुई। ठीक है, तो फाइनली हो गया। अब आगे देखते हैं, लेट अस सी हाउ ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द अबव रिएक्शन आर नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से कंपोनेंट नेसेसरी होते हैं, तो आपने क्लास 9th में पढ़ा है प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड्स में आपने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, एक सेल ऑर्गेनल होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए। इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व अ सेक्शन ऑफ ए लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, अब माइक्रोस्कोप में आपने क्या किया, इस लीफ को ऐसे कट करके देख रहे हो आप। ठीक है, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। कुछ सेल्स में क्या है ना, ग्रीन डॉट, ग्रीन 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 डॉट है। ठीक है, ये ग्रीन डॉट है क्लोरोप्लास्ट, तो ये ग्रीन डॉट है इसमें। दीज ग्रीन डॉट्स आर सेल ऑर्गेनल कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लेट अस डू एन एक्टिविटी विच डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो पहला अपने को जो एक्टिविटी करनी है वो हमें ये बताएगी कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोप्लास्ट का होना जरूरी है। ठीक है, और इस एक्टिविटी को एक बार ध्यान से आप सुनिए कि इसमें क्या बता रखा है। ठीक है, तो ये थोड़ा समझने वाली है और इंटरेस्टिंग भी है। हमने क्या किया, एक पॉटेड प्लांट लिया जिसमें वेरीगेटेड लीव्स हैं। वेरीगेटेड लीव्स क्या होती हैं, ऐसी लीव्स जिसमें क्या होता है, कुछ पार्ट्स में देखो ग्रीन होता है, कुछ पार्ट जो होते हैं लीफ के होते हैं ग्रीन होते हैं, और कुछ पार्ट जो है वो कुछ पार्ट जो है वो ग्रीन नहीं होता है। इसे बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स। जैसे एग्जांपल है मनी प्लांट का या कोर्टोन्स का। कोर्टोन्स तो पता नहीं क्या होता है। ठीक है,
कीप द प्लांट इन डार्क फॉर 3 days सो दैट ऑल द स्टार्च गेट यूज्ड अप। अब हमने ये पॉटेड प्लांट लिया, ऐसे पॉट भी बना देता हूँ यार, ये लिया, ये है, ये पत्ता हो गया, ठीक है। तो ये पत्ते हो गए इसमें, वेरीगेटेड लीव्स हो गए इसमें, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इसको डार्क में रख दिया। डार्क में रख दिया तो क्या होगा, अभी तक इस लीफ के अंदर जितनी भी स्टार्च बनी थी, किससे, फोटोसिंथेसिस से, वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, प्लांट में यूज हो जाएगी, है ना। पत्ते से निकल करके ये प्लांट में यूज हो जाएगी सारी की सारी स्टार्च, और इससे क्या हो जाएगा, जो हमारी लीफ है उसके अंदर कोई भी स्टार्च नहीं बचेगी, ठीक है। ये डिस्टार्च करने का मेथड है। डिस्टार्च मतलब पत्ते से सारी की सारी स्टार्च को हटा देंगे। तो डार्क में रखने से फायदा क्या हुआ कि जो हमारा पत्ता है उसमें नया स्टार्च बनेगा नहीं, और जो पुराना स्टार्च है वो तो यूज हो जाएगा प्लांट में। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours। अब आपने क्या करना है, लीफ को, प्लांट को लेके 6 घंटे तक सनलाइट में रखना है, तो फोटोसिंथेसिस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक लीफ को प्लांट से तोड़ के अलग कर देना है। फिर मार द ग्रीन एरिया इन इट एंड ट्रेस ऑन द शीट ऑफ पेपर। तो अब मैंने क्या करना है, ऐसे एक पेपर में, एक शीट पेपर में क्या करना है, ऐसे डिजाइन बनाना है, डिजाइन बनाना मतलब पत्ता बनाना है, उसमें ग्रीन पार्ट को मैंने बता देना है कि अच्छा ये ग्रीन पार्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने ऐसे बता दिया ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट है, ऐसे मैंने बता दिया। फिर क्या किया, डिप द लीफ इन द बॉइलिंग वाटर फॉर फ्यू मिनट्स। बॉइलिंग वाटर के अंदर डाल दिया मैंने पत्ते को। आफ्टर दिस इमर्ज इट इन अ बीकर कंटेनिंग अल्कोहल। फिर अल्कोहल के अंदर डाल देना है मैंने, अल्कोहल वाले बीकर के अंदर। फिर केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन वाटर बाथ। वाटर बाथ होता है ना, ऐसे करके यहाँ से ये आग लगती है, यहाँ से ऐसे स्टैंड होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ये बीकर रख दिया, ठीक है। इसमें मतलब यहाँ से नीचे आग लग रही है, मतलब ऑब्वियसली क्या है, मैंने यहाँ पे, यार ये डायग्राम रहने देते हैं, आप इतना समझो कि बीकर समझ गए होंगे यार ऑब्वियसली, कि जो बीकर होता है उसके अंदर अल्कोहल है, और फिर उसको मैंने क्या किया, गर्म करने के लिए रख दिया। फिर क्या किया, हीट टिल द अल्कोहल बिगिन टू बॉईल। अब अल्कोहल क्या होगा, बॉईल होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बॉईल होना शुरू हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जो सेल की सेल वॉल है वो ब्रेक हो जाएगी, क्लोरोप्लास्ट जो है वो ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो पत्ते के अंदर क्लोरोफिल था वो सारा का सारा अल्कोहल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होगा, अल्कोहल हो जाएगा ग्रीन और पत्ता हो जाएगा कलरलेस, क्योंकि उससे ग्रीन पिगमेंट सारा का सारा क्लोरोफिल निकल गया ना। तो व्हाट हैपन टू द कलर ऑफ द लीफ, लीफ कलरलेस हो जाएगी। व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ग्रीन हो जाएगा, क्योंकि क्लोरोफिल सारा पत्ते से निकल के अल्कोहल में आ गया। सिंपल है। नाउ डिप द लीफ इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब हमने क्या किया, पत्ते को लिया और उसको कलरलेस पत्ता जो है उसको हमने किस में डाल दिया, आयोडीन सॉल्यूशन में डाल दिया। टेक आउट द लीफ एंड रिंस ऑफ द आयोडीन सॉल्यूशन। लीफ को निकाला, आयोडीन सॉल्यूशन सारा हटाया। फिर क्या किया, ऑब्जर्व द कलर ऑफ द लीफ एंड कंपेयर दिस विद द ट्रेसिंग ऑफ लीफ डन इन द बिगनिंग। अब मैंने जो कलर है उसका, लीफ का जो कलर है उसको देखा, और जो मैंने पहले नहीं बनाया था ये वाला उसमें अपने किताब में, कॉपी में, उससे कंपेयर कर रहा हूं मैं अब लीफ को, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे आपको समझना है कि देखो, समझो बात, समझो है, ग्रीन पार्ट जो है पत्ते का, जो ग्रीन पार्ट है, ये जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है पहले ना शुरू में, और जब मैंने सनलाइट में रखा इसको तो क्या होगा, इस ग्रीन पार्ट के अंदर ही क्या बनेगा, स्टार्च बन जाएगा। बाकी पार्ट में तो स्टार्च नहीं बनेगा ना, बाकी ये जो पार्ट है यहाँ स्टार्च नहीं बनेगा, खाली इस ग्रीन पार्ट में क्या बनेगा, स्टार्च बनेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, अल्कोहल में डालने के बाद सारा का सारा क्लोरोफिल जो है वहां से हटा दिया। अब मैंने क्या किया था कि जो कलरलेस लीफ था उसको मैंने स्टार्च, वो आयोडीन के अंदर डाला। अब आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके, ये इंपॉर्टेंट है, आयोडीन जो होता है वो स्टार्च के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ब्लू कलर बनाता है। तो ऑब्वियसली आपको ब्लू कलर कहाँ कहाँ पे मिलेगा, ये देखो, सिर्फ वहां वहां पे मिलेगा जहां जहां पे क्या है, ग्रीन पार्ट था, क्योंकि ग्रीन पार्ट के अंदर ही स्टार्च बनेगा, और स्टार्च जो आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर यहाँ पे देगा, ठीक है। तो इससे मुझे क्या पता चला, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन वेरियस एरिया ऑफ द लीफ। तो मुझे पता चला कि भाई जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वहीं पे फोटोसिंथेसिस होगा, क्योंकि वहीं पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि फोटोसिंथेसिस के क्लोरोफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। और सिर्फ वहीं पे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्या, एक्टिविटी ख़त्म। अब एक्टिविटी के बाद हम आते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नाउ लेट अस स्टडी, अरे यार कूड़े की गाड़ी, आवाज़ आ रही होगी। नाउ लेट अस, रुको, क्या इरादा,
नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। इन क्लास 9th वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोमेटा, हमने पढ़ा है, विच आर टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ। लीफ के सर्फेस पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं। मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस इन द लीफ थ्रू द दीज पोर्स फॉर पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का। बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दीज here that exchange of gases occur only the surface of occur across the surface of stem, root and leaf as well। सिर्फ लीफ के थ्रू नहीं होता है, स्टेम और रूट के थ्रू भी होता है। तो जैसे ओल्ड स्टेम्स होती है ना, उसमें पोर्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं लेंटिसिल्स, ये ध्यान रखना। इसके थ्रू भी क्या होता है, एक्सचेंज होता है गैसेस का। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी लॉस थ्रू दीज स्टोमेटा। आपको पता है ना, स्टोमेटा के थ्रू वाटर का लॉस भी होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, जिसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो प्लांट क्लोजेस दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। अब स्टोमेटा को जरूरत नहीं है फोटोसिंथेसिस करने की, या CO2 की जरूरत नहीं है, तो वो बंद हो जाएगा। स्टोमेटा जो है वो बंद हो जाता है, ठीक है। तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग है स्टोमेटा पोर्स की, वो कैसे होती है, गार्ड सेल्स की मदद से। गार्ड सेल्स क्या करते हैं, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं। अब जैसे क्या होता है यहाँ पे देख, गार्ड सेल्स स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू देम। तो ये तो हो गया स्टोमेटल पोर जहां से एक्सचेंज होता है, ये हो गया गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स के अंदर जब वाटर भरेगा तो गार्ड सेल्स कैसे हो जाएंगे, फुल जाएंगे। फूलने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टोमेटल पोर जो है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है, ओपन हो गया। देखो, गार्ड सेल्स एनलार्ज एज वाटर एब्जॉर्ब, ठीक, एब्जॉर्प्शन। सिमिलरली द पोर्स क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक, और यहाँ पे वाटर निकल गया तो श्रिंक हो जाएंगे और बंद हो जाएगा स्टोमेटल पोर। तो इस तरीके से क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। अब ये वाला पॉइंट है, ये वाला अपना एक वो हो गया, क्या एक्टिविटी हो गई, इसको तो जल्दी से कर लेंगे। 2 हेल्दी हमने पॉटेड प्लांट्स लिए, ठीक है, सेम साइज के हमने लिए, उसको डार्क में रख दिया 3 दिन के लिए। डार्क में क्यों रखते हैं, ध्यान रखना, क्योंकि डार्क में रखने से सारी की सारी स्टार्च जो है वो हट जाती है, निकल जाती है, ठीक है। अब हमने क्या किया, पहला वाला जैसे ए ले लेता हूं, इसको बी ले लेता हूं। ए वाले के अंदर मैंने क्या किया, एक ये वॉच ग्लास लिया, उसके अंदर मैंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की खासियत क्या होती है कि वो CO2 को एब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। अच्छा, बाहर से कोई भी एयर आएगी नहीं अंदर, और अंदर से कोई भी बाहर नहीं जाएगी, ये पूरा एयर टाइट बना दिया हमने, ठीक है। अब इनको क्या किया हमने, धूप में रखा, दोनों प्लांट्स को ऐसे बेल जार में रख के, ठीक है। तो अब उसने पूछा कि अच्छा मुझे बताओ कि स्टार्च का सिंथेसिस ज्यादा कहां पे होगा, इस प्लांट में, ए में या बी में। तो ऑब्वियसली आप बताओ किस में होगा, बी में। क्यों, क्योंकि बी के अंदर CO2 अभी लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, और यहां जो CO2 थी वो तो किसने एब्जॉर्व कर ली, ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, जो एब्जॉर्ब करता है CO2 को। तो प्लांट को CO2 मिल नहीं पाई, फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाया। तो इससे मुझे पता चलता है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 को आना जरूरी है। बेस्ड ऑन द 2 एक्टिविटी परफॉर्म अबव, तो 2 एक्टिविटी हमने कर ली, हमें पता क्लोरोफिल जरूरी है, CO2 जरूरी है। कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो ऑब्वियसली ये तो हम कर सकते हैं, एक प्लांट को धूप में रख दो, एक को अंधेरे में रख दो। जो धूप में रहेगा उसमें ऑब्वियसली सनलाइट पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा। अंधेरे वाले में कुछ नहीं होगा। So far we have talked about how autotrophs meet their energy requirement। पढ़ लिया ना हमने autotrophs कैसे एनर्जी लेते हैं, but they also need other raw materials for building their body, है ना। other raw materials भी चाहिए, सिर्फ फोटोसिंथेसिस से काम नहीं होगा। water used in photosynthesis is taken up from the soil। तो water कहाँ से लेता है प्लांट, सॉइल से लेता है, ठीक है, by the help of roots in terrestrial plants। terrestrial कौन से होते हैं, जो जमीन में प्लांट्स होते हैं, तो वो रूट के थ्रू क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अदर रॉ मटेरियल जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन और मैग्नीशियम है, ये भी किससे होते हैं, टेकन अप फ्रॉम द सॉइल से ही टेकन अप होते हैं। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन जो है प्लांट लेता है तो उससे क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है और अदर कंपोनेंट कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। दिस इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइड्स। ये इंपॉर्टेंट है कि किस फॉर्म में ये नाइट्रोजन को लेते हैं। और इट इज टेकन अप as organic compound which has been prepared by bacteria from atmospheric nitrogen। बैक्टीरिया जो रूट के आसपास प्रेजेंट होते हैं वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से, क्या एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेते हैं, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और प्लांट उसको फिर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमने पढ़ा न्यूट्रिशन इन अ प्लांट, ठीक है, मतलब हेटेरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पढ़ा, मतलब प्लांट कैसे फोटोसिंथेसिस की मदद से ये सारी चीजें करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन। और बारिश भी बहुत तेज हो चुकी है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। ऑब्वियसली आपका सपोर्ट रहेगा तो तभी सारी चीजें हो पाएंगी। मैं दिखाता हूँ आपको बाहर, ये देखो बारिश हो रही ना।
ये ओके, ठीक है। तो यार मैं यही कह रहा हूँ, खुले में आके बोल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सही रहता है। तो मैं यही कह रहा हूँ यार कि क्लास 10 शुरू करी है मैंने, क्लास 12 के भी कुछ चैप्टर बनाए, 11 के भी चैप्टर बनाए, अब क्लास 10 के भी चैप्टर्स बना रहा हूँ। तो प्लीज़ यार अगर आपके जानने में कोई भी क्लास 10 का होगा तो प्लीज़ उसको ये वीडियो जो है शेयर करना, ठीक है। और अगर आपको भी पसंद आते तो इसको भी शेयर करना। इससे क्या होगा यार, हेल्प ही तो मिलेगी ना मुझे भी, जो मैं यहाँ पे अपना टाइम दे रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या है, हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना और कमेंट्स करना। और अगर कमेंट में आपको लगता है कि यार ये कुछ चीज़ें समझ नहीं आई, ये नहीं आया, वो नहीं आया, कुछ और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तो वो भी मुझे बताना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, कई बार मैंने बोल दी हैं, तो प्लीज़, ठीक है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वंस अगेन।